क्लास 12th मैट्रिक्स, 12th का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लास 12th में जो मैथ का पहला चैप्टर है उसका फर्स्ट पेपर बुक का उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। हिंदी में उसको आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आव्यूह का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कि आव्यूह क्या होता है या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो देखो जैसे अभी मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रखना है, तो वहाँ पर अगर आप रो और कॉलम का मतलब पंक्ति और स्तंभों का यूज करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि ये एक प्रकार का आव्यूह है। देखो बात क्या है कि मैट्रिक्स का जो शुरुआती हुआ था ना वो कहाँ से हुआ था, जापान से चीन तक लेकर इसका नाम क्या है, आव्यूह ही है, ये वहीं से आया हुआ था, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी थिंग का आपको क्या करना है कि अरेंजमेंट ऐसा बनाना है कि वो रो और कॉलम में हो, मतलब पंक्ति या स्तंभों में अगर जाता है तो समझ लेना वो क्या है, आव्यूह है। आव्यूह का मतलब ही होता है कि उसको सीरीज में करके लिखना, ठीक है। जैसे आप सेट करते हैं, सेट आपने पढ़ा हुआ है 11th में चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा हुआ है, सेट क्या होता है। सेट में वही आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय ऑर्डर अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, समुच्चय होता है। वैसे ही आप मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं, जो मैट्रिक्स की खोज की गई थी ना वो ऑब्जेक्ट के कैलकुलेशन के लिए ही की गई थी, गणनाओं के लिए, पंक्ति और स्तंभों में रखकर उसको, जैसे आप 1 2 3 4 5 लोग हैं, अगर 5 की सीरीज आप बनाते हैं ऐसे रो और पंक्ति दोनों में 5 या 6 लोगों को रखते हैं तो इसमें आपको आसानी होती है कि जल्दी से जल्दी आप बहुत इन सभी को काउंट कर सकते हैं। जैसे एक लाइन में 5 है तो दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है और चौथे में भी 5 है, तो आप क्या करते हैं 5 5 25 ऐसे डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ये किसके बेसिस पर हुआ है, आव्यूह के, मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स का जो यूज है वो कैलकुलेशन के लिए ही किया गया था कि किसी भी कैलकुलेशन को जो हार्ड भी है उसको आप बहुत ही इजीली से और कम टाइम में सॉल्व कर सको, वही आव्यूह होता है, ठीक है। आव्यूह को हमेशा जब भी लिखा जाता है ना तो वो जो ब्रैकेट यूज किया जाता है वो ऐसा यूज किया जाता है। आव्यूह को लिखने का जो ब्रैकेट होता है कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा कि ब्रैकेट में अभी मैंने इसको ऐसे सीधा करके नहीं लिखा है, एकदम जैसे बिग ब्रैकेट आपका बनता है बिल्कुल वैसा मैंने नहीं किया हुआ है, इसको ऐसे एकदम सिंपली ऐसे करके ऐसे किया है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा किया है बस, ठीक है। तो आव्यूह को आप कभी भी छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे और ना ही मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, आपको जो ब्रैकेट यूज करना है उस ब्रैकेट का नाम क्या है, बिग ब्रैकेट। आप इसी में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी भी गिनती को अगर लिखना है तो आप इसी ब्रैकेट का यूज करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि ये ब्रैकेट आपको संभाल के लगाना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसे करके छोड़ देते हैं तो गलत है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, मतलब सारणिक होता है। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये आव्यूह नहीं माना जाता है, बल्कि ये क्या माना जाता है, सारणिक माना जाता है। तो उस टाइम पर आपको क्या कर देना है, इसको ऐसे कर देना है। अगर ये ब्रैकेट बन गया ऐसे, मतलब बिग ब्रैकेट का फॉर्म बन रहा है, तभी वो आव्यूह होगा, ठीक है। या तो इस साइज का बनाइए। अब दूसरी नंबर बात इसमें क्या होती है कि जो आव्यूह के अंदर डिजिट्स लिखे होते हैं, जैसे मान लो 2 लिखा है, x लिखा है, 1 लिखा है, 2 3 5 6 7 8, अगर ये सभी लिखा हुआ है तो इसके अंदर जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं इन अक्षरों को आप अवयव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव, और इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ये इसके एलिमेंट हैं या ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनके अक्षरों को क्या नाम दिया गया, एलिमेंट्स नाम दिया गया, इनका नाम क्या हुआ, एलिमेंट हो गया। इसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे अब अरेंज कर रहे हो तो डायरेक्शन, जैसे मान लो एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, दोनों का नाम राम है।
अगर हमें राम को बुलाना है तो हम राम कह के ही बुलाएंगे ना कि राम इधर आ जाओ, लेकिन अब दोनों राम हैं। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हो और आपने राम को बुलाया, इधर वाले भी राम है, इधर वाले भी राम है, अब बताओ कौन सा राम आएगा। तो वहां पर आपको हिंट करना पड़ता है कि अगर मान लो ये किसी चबूतरे पर बैठा हुआ है या किसी चेयर पर बैठा हुआ है और ये नीचे बैठा हुआ है, ये हो सकता है कि आप कहें कि जो चबूतरे पर बैठा हुआ है या जो चेयर पर बैठा हुआ है उसको बुला रहे हैं, वो राम इधर आए, क्योंकि वो नीचे बैठा है। तो ऑफकोर्स ये कौन सा वाला आएगा, चेयर वाला ही आएगा जिसको आप बुला रहे हैं। तो आपने एक हिंटिंग वर्ड यूज किया जिसके थ्रू ये पता चला कि आप किसको बुला रहे हैं, बाय नेमिंग। तो आप नेम लेकर बुलाते हैं, तो हर चीज़ का अपना एक क्लास होता है, अपनी एक जगह होती है, पोजीशन होती है। वैसे इन्होंने कहा कि जब आप किसी भी थिंग्स को रो और कॉलम में अरेंजमेंट करते हो तो वहाँ पर इसका भी अपना एक प्लेस होता है, अपना एक नाम होता है। हर एक रो कॉलम का अपना क्या है, एक नाम है। तो इन्होंने कहा ये पहला A11, A12, A13, A13, A14, A15 एंड सो ऑन A1N तक जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहे हैं पीछे, अभी मैं आपको बताती हूँ कि 1-1 क्यों यूज़ किया जा रहा है या 1-2 यूज़ क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन A2N, A31, A32, A33, A34 एंड सो ऑन A3N। अब ये और भी बढ़ सकता है, देखो जैसे यहाँ से आपने किया हुआ है तो एंड सो ऑन कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, बहुत सारे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है 1-1, 1-2, 1-3, ये बातें कुछ कम समझ में आ रही। तो ये बातें क्या है भैया, देखो जब किसी एलिमेंट में पहला 1 और दूसरा 2 या पहला 1 दूसरा 1 लिखा है, इसका मतलब है उसने AIJ का फॉर्म बनाया है। I का मतलब क्या है, आपका रो है, I का मतलब क्या है, रो है, और J का मतलब क्या है, कॉलम है। J का मतलब क्या है, कॉलम है, ठीक है। I का मतलब रो है और J का मतलब कॉलम है। मतलब पंक्ति जो पहला वाला होगा वो पंक्ति है और दूसरा वाला क्या है, स्तंभ है। पहला वाला पंक्ति है और दूसरा वाला क्या है, स्तंभ है। पहले वाले को पंक्ति कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो अब इसमें यहाँ पहले 1 का मतलब है पंक्ति है, स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ। अब दूसरे वाले में देखो, पहला हमेशा रो ही डिनोट कराएगा, जो पहला वाला अक्षर होगा ना वो हमेशा क्या बताएगा कि वो रो है, वो कॉलम नहीं है, वो रो है। तो ये पहला रो कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब कुल मिलाकर इसको C समझो और इसको R समझो। पहला वाला जो अक्षर होगा वो रो बताएगा, दूसरा वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। समझ में आ रहा है। अब रो कैसे डिफाइन करते हैं, जब आप ऐसे ऐसे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू जाएंगे तो ये पंक्ति होती है, और जब आप वर्टिकल लाइन पर जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, स्तंभ होता है। और इसमें लिखे जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लिखे गए हैं ABCD या फिर A11, A12, वो सभी क्या है, हाँ एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट ही है, ठीक है। अवयव के अंदर जितने भी अक्षर लिखे होते हैं वो हमेशा अवयव ही होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक हो गया अवयव और फिर इनके स्तंभ एलिमेंट के बारे में जान लिए हम। तो जब भी किसी अवयव की रचना करनी होती है, अवयव का रचना करना है, तो आप ऐसे बड़े ब्रैकेट में AIJ लिख दीजिए और फिर आप इसका विस्तार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे कहा जाता है 1x2 का मैट्रिक्स बनाइए,
2x2 का मैट्रिक्स बनाइए, 3x4 का मैट्रिक्स बनाइए। तो उस टाइम पे आपको क्या बताया रहता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये आई और जे जो है पंक्ति और स्तंभ है। अब आपको ये बताना है कि इसको कितने क्रॉस का बनाना है। तो जैसे मान लो मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो जो पहला 2x2 लिखा है, 2x2 का मतलब है कि पहला 2 रो होना चाहिए और कितनी पंक्ति होनी चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कितने रो होने चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम। जैसे 2x3 लिखा होता तब क्या करते, 2x3 लिखा होता तो इसका मतलब है रो 2 होते और कॉलम भी कितना होता, 3 होता। कॉलम कितना होता, 3 होता। रो 2 कॉलम 3। अगर मान लो 4x2 है, इसका मतलब है इसमें 4 रो होंगे और कॉलम कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही है। ये जो क्रॉसिंग सिस्टम मतलब जो इसकी कोड लिखी होती है वो हमेशा कितने की होती है, पहला रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। हमेशा पहला रो और दूसरा कॉलम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स हम बनाने चल रहे हैं, अभी हमें ये मैट्रिक्स कैसा बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो, जब 2x2 का मैट्रिक्स बनाओगे तो इसका मतलब है 2 रो ले, रो कितना लेंगे, 2। अगर आप पहले के आई की जगह 1, जे की जगह 1 रखेंगे तो A11 बनेगा, A12 कितने पंक्ति हो गई, 1। कितनी पंक्ति हुई, 1। स्तंभ कितने हुए, 1 2। लेकिन अब यहाँ पर भी देखो, अगर A21 लिखोगे, A22 करोगे तो यहाँ पर देखो कितने स्तंभ बन गए, कितनी पंक्तियां बन गई हैं। देखो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ। तो मतलब इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बन गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लाइन नहीं बना सकते, ऐसे ही आप लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22। इसका मतलब आपको ये याद नहीं करना जो अक्षर A22 लिखा है, आपको ऐसे ही समझ जाना है। पहला रो पहला कॉलम है, ये अवयव जो है पहले रो और पहले कॉलम का है, इसलिए 1 1 लिखा गया है। ये पहले ही पंक्ति चल रही है लेकिन स्तंभ कैसा हो गया, दूसरा, इसलिए A12 लिखा गया है। अगर यहाँ पे की बात करें A21 की, तो यहाँ पर देखो ये पहला जो पंक्ति वो खत्म हो गई। अब हम किस पंक्ति में आ गए हैं, दूसरी पंक्ति में आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। हम और आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी। तो मतलब AIJ 2x2 की जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ यही होगी। और फिर यहाँ पर आप इसकी कोट भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर इसकी आप क्या करते हैं, कोट दिखा दें, तो आप नीचे 2x2 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो AIJ ऐसा मैट्रिक्स दे दिया और कहा आपको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए, आपको कितने बनाने हैं, 3x4 का बनाना है। मतलब रो कितने हैं, 3। रो कितने होने चाहिए, 3। कॉलम कितने होने चाहिए, 4। तो रो 3 है तो ये 1 1 पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। हमें कितने स्तंभ बनाने हैं, 4। चारों स्तंभ बना लिया। पंक्ति भी हमें कितनी बनानी है, 3। तो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये 3x4 की मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसी भी के लिए किसी भी अवयव में जब गणना करने लगेंगे, अगर मान लो इसके प्लेस पर कोई डिजिट होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे रो मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ये एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसको यूज किया गया कि आप इन हिंट नहीं बल्कि आप एकदम डायरेक्ट ये बता सके कि इस जगह का ही ये एलिमेंट है, इसलिए इसकी नेमिंग की गई, वो भी रो और कॉलम के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हम क्या बढ़ते हैं कि जैसे अवयव तो हो गया, अवयव का डिनोशन हो गया, अवयव में कैसे एलिमेंट को भरते हैं वो भी हमें पता चल गया। अब हमें पता ये लगाना है कि अवयव कितने प्रकार का होता है।
मतलब मैट्रिक्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है वो एक टाइप का नहीं होता है, वो कितने टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। आव्यूह जो है वो एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आव्यूह में कितने आव्यूह होते हैं, बहुत सारे आव्यूह होते हैं। जैसे पहला आव्यूह आपका कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। पहला आपने सुन रखा होगा विकर्ण आव्यूह, किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सुन रखा है, इसका मतलब कैसा आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह। कैसा आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह। दूसरा आपने सुन रखा होगा जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, मतलब शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह है ये, शून्य आव्यूह। तीसरा आपने सुना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है। इसका मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इकाई आव्यूह। फिर आपने सुना होगा रो मैट्रिक्स। क्या होता है, मतलब पंक्ति आव्यूह क्या होता है, नहीं सुन रखा है, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है। मैम सुना क्यों होगा, क्योंकि 12th में पहली बार आए हैं, जो दूसरी बार आते हैं उनको पता चलता है ना। जैसे मैं हूँ तो मैं 12th पास कर चुकी हूँ, तो मुझे पता होगा कि ये चीज़ें हैं। अब आपको तो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह होता है। इसके बाद आपका आता है, जैसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ते चलते हैं। एक मैट्रिक्स नहीं है, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद आता है आपका जो मैट्रिक्स है, बहुत सारे होते हैं, सभी का नाम वाइज आपको बताते चल रहे हैं। अगर कोई छूटा होगा तो और भी बताया जाएगा आगे। देखो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई ऐसे आव्यूह लिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके जो सीधे में होता है, जैसे 1 1 1 है या 2 2 2 है, कोई भी डिजिट है, अगर वो लिखा गया एकदम सीध में और सभी एलिमेंट इसके अलावा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब ये कैसा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब जरूरी नहीं 1 1 1 ही हो, यहाँ 2 भी हो सकता है। अच्छा, जरूरी ये भी नहीं है कि सभी एलिमेंट जीरो हो। विकर्ण आव्यूह के लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी मैट्रिक्स जीरो हो। यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स जीरो नहीं भी हो सकते हैं, नॉन जीरो, ठीक है। जो ये सीधा संबंध जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, यही दिखाता है कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में एक रो के सीध वाला, जैसे Aij इज इक्वल टू, मतलब जो Aij है वो किसके इक्वल हो जाए, Ji के। अगर Ij जो है Aij Aj के इक्वल हो जाए तो समझ लेना वहाँ पर क्या हो जाता है, विकर्ण, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ के सभी एलिमेंट एक क्या होते हैं, सीध में होते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ रहे, जिसका मैट्रिक्स ही जीरो आ जाए, मतलब आंसर उसकी वैल्यू इसकी शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें वन, जो डायगोनल एलिमेंट हो वो केवल वन हो, क्या हो,
1 हो, बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह में डायगोनल पर 1 1 का होना कंपलसरी है। 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर क्या है कि आप 2 क्रॉस 2 का भी बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का भी बना सकते हैं, आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रो मैट्रिक्स क्या है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको केवल रो में लिखा जा सके, मतलब उसमें कॉलम हो ही ना, उसमें एक ही कॉलम हो और रो ही, मतलब एक रो हो और एक ही कॉलम हो, हाँ नहीं, कॉलम कई हो सकते हैं पर रो कितनी हो, एक। देखो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, तो इसमें 3 कॉलम्स है, इसलिए हम कह रहे हैं कि रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल कितना हो, एक ही हो, तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है बस, और रो कई सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो, फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रही है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो, मतलब उसका परिवर्त ले रहे हो और फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिल जा रही है, तब उसे हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल इसके उल्टा है। अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये हमेशा आंसर किस में देगा, ट्रांसपोजल में माइनस का ए हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए होता है, और फिर इसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा ए होता है, ठीक है। और भी मैट्रिक्स आगे आएंगे, आपको और भी समझाए जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स 10 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि जब क्या हो जाए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाए, या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाए, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाए, मतलब जितने रो हो उतने ही कॉलम अगर मिलते हैं, तो वो हमेशा कौन सा आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब ये होता है कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम होना जरूरी है। अगर रो और कॉलम दोनों की संख्याएं बराबर हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वह आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। अब अगली बात आती है आव्यूह से रिलेटेड कि अगर आव्यूह सभी हो गए हैं, तो हम आव्यूह में जोड़ घटाव या गुणा भाग क्या कर सकते हैं। तो देखिए कि जो आव्यूह होता है ना, उसमें आप जोड़ना कर सकते हैं, मतलब एडिशन आप कर सकते हैं आव्यूह का, सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बस आप डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो डिवाइड नहीं किया जाता। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से डिवीज़न नहीं होता है, बस उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। और हाँ, मेन बात ये है इसमें कि जब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को यदि आप ऐड करना चाहते हैं, मान लो ऐसे कोई मैट्रिक्स है और इसको हमें दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। आप कोई भी अल्फाबेट्स ले लीजिए, लेकिन वो हमेशा कैसे होने चाहिए,
कैपिटल होना चाहिए। लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल। आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है? आप स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, आपको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है मैट्रिक्स को। आगे जो लिखेंगे आप अक्षर वो हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करिए, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे। ए मैट्रिक्स में यदि हम बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी ए न लिखेंगे, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर बी के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या है? 1 3 4 3। अब कह रहा है कि क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? अगर ऐसा पूछता है तो मन में डाउट आ जाएगा कि भैया ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे किसी ने डायरेक्टली कह दिया कि इन मैट्रिक्स को आप जोड़िए, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दीजिए? जोड़ लीजिए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? पेन उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। ये हमारी पुरानी आदत होती है, कोई कुछ कहा हम फट से पेन उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे उसका आंसर सही हो या गलत हो, या फिर हमें आ रहा हो वो नहीं आ रहा हो, किस वे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। क्योंकि हमें उस टाइम होता है ना कि लिख लो, नहीं गुरुजी देख रहे होंगे तो पक्का पूछ लेंगे कि बेटवा क्या लिखा है, तो हम इसलिए पेन चलाना शुरू कर देते हैं। ये सभी आदतें ना लगभग मुझसे मिलती जुलती हैं, मैं भी ऐसा ही करती थी, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सब तो नहीं लेकिन 2-4% लोग ऐसे जरूर करते होंगे। तो ये मैट्रिक्स अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो पहले ही टीचर आपके 2 झापड़ या फिर 2 घूसा तो मार के ही जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसकी अगर हम कोट की बात करें तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। 3x3 की मैट्रिक्स में आप 2x2 की मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक लंबे आदमी के साथ एक छोटे आदमी को आप घसीट नहीं सकते हैं, उसको ये नहीं कह सकते कि वो दोनों बराबर हैं, तो क्योंकि वो लंबा वाला बहुत लंबा है और छोटा वाला बहुत छोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ऐड नहीं होते हैं। तो मैम अगर ये दोनों ऐड नहीं होते हैं तो ऐड कौन से होते हैं? ऐड वही होंगे जो आपस में बराबर होंगे। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी कोट आपस में बराबर होती है वही मैट्रिक्स हमेशा ऐड भी होते हैं, सब्सट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यही b का जो एलिमेंट है इसको बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए? b के एलिमेंट को आप बढ़ा दीजिए तो क्या होगा? यहाँ पर लिख दीजिए 1 3 9 4 3 3 2 1। अगर आप ऐसे लिख देते हैं और फिर ऐड करते हैं 1 3 9 4 2 1 3 2 1, अब आप इसको देखिए, ये भी कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है। मैंने कोट निकालना आपको बताया ना कि 1 2 3, इसमें कॉलम कितने हैं? 3, और इसमें रो भी कितने हैं? 3, इसलिए लिखा गया है 3x3 मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्सों को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है कि 1 1 का जो एलिमेंट है वो 1 1 से ऐड होगा, 2 2 का जो एलिमेंट है वो हमेशा 2 2 के एलिमेंट से ऐड होगा, और जो 3 3 का एलिमेंट है वो हमेशा किससे ऐड होगा? 3 3 से ऐड होगा। अगर हम बात करें इसकी किसकी? 2 1 की, तो 2 1 से 2 2 की बात करो तो 2 2 से ऐड होगा, 3 3 की बात करोगे तो 3 3 से ऐड करेगा, या 2 3 की बात करोगे 2 3 से ऐड होगा, 3 2 की बात करोगे 3 2 से ऐड होगा। मतलब ये जो प्लेसिंग आपको बताई थी A 3 2 की प्लेसिंग है ना ये, क्योंकि देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसका मतलब है 3 और 2 की मैपिंग है। मतलब जो प्लेसिंग है उसका नाम क्या है? A 3 2। तो 3 2 वाला 3 2 से ही ऐड करेगा, ये 3 3 से ऐड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो चलिए ऐड करके देखते हैं कौन किससे ऐड हो रहा है। तो जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप विस्तार से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर हम किसको जोड़ रहे हैं? 1 1 को 1 1 से, मतलब 1 + 1 कर देंगे,
2 को किससे, A12 को किससे जोड़ रहे हैं, A12 से ही, मतलब 2 + 3 हो जाएगा, फिर 3 + 9 हो जाएगा, और 1 + 4 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। आप देखिए जो प्लेसिंग थी सेम प्लेसिंग को ही ऐड किया है। अब आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब इसको आप ऐड करिए और ऐड करके तुरंत ही आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो 1 1 2 3 2 5 9 3 11 12, पक्का 12 भी आएगा, 1 4 5 2 2 4 3 1 4 1 3 4 2 2 4 3 1 4। अगर आपने ऐड किया तो मैट्रिक्स ऐसे ही ऐड हो गई। मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका आपको समझ में आया कि जो एलिमेंट है जहाँ का है वो अपने ही प्लेसिंग के एलिमेंट से ऐड होगा। जैसा रिश्ता वही होता है जहाँ अपने समान प्रजाति या समान बिरादरी के लोग होते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में बिरादरी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, इसलिए आप शादी विवाहों में भी देखते होंगे कि वहीं पर शादी होती है जहाँ पर अपने ही कास्ट के अपनी ही प्रजातियों में लोग जाते हैं, समझ रहे हो, तो वही चीज़ है। तो जहाँ पर जिसका, अब जैसे मान लो सब्सट्रैक्ट करना है किसी भी मैट्रिक्स को, A = मान लो दे रखा है, जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसका नाम क्या है, A मैट्रिक्स, और इसका आपको सब्सट्रैक्ट करना है 1 2 9 3 2 4 1 1 3। अगर इसको आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है अदर मैट्रिक्स से। तो ये बात आप फिर से ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैट्रिक्स ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स की कोटि बराबर होनी चाहिए। ऐड करना है तो भी, सब्सट्रैक्ट करना है तो भी। आप ये देखेंगे कि अगर ये 3 × 3 का है तो ये भी 3 × 3 का ही होना चाहिए। ये दोनों बातें ज़्यादा करके कहाँ देखी जाती हैं, आपके जब आपको प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो तो उस टाइम पे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को घटाना चाह रहे हैं, तो मान लो A - B कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 2 9 3 2 4 1 1 3, हमने लिख लिया। अब इसमें माइनस लगा दो, यहाँ पर भी लिख लो 1 3 9 7 2 9 1 7 3, यहाँ पर हमने दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हम मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर कितना आएगा, देखो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1। देखो घटाने का तरीका भी देख लो, नहीं ये समझ नहीं पाते हो कहाँ से आ गया, देखो 1 - 1 करोगे, 1 - 1 2 - 3, आगे वाले से ही पीछे को घटाएंगे, पीछे वाले से आगे वाले को नहीं घटाएंगे, क्योंकि आप A - B कर रहे हैं, B - A नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे 2 में से 3 घटाते हो तो -1 आता है, 3 में से 2 घटाते हो तो 1 आता है। क्या 1 और -1 में कोई फर्क नहीं है? बहुत फर्क है मैम, माइनस वाला बहुत छोटा है, प्लस वाला बहुत बड़ा है। तो इसीलिए A - B को A - B के थ्रू ही लिखिए, B - A मत करिएगा। 9 - 9, 9 - 9 हो जाएगा, 3 - 7, 2 - 2, 4 - 9, 1 - 1, 1 - 7, 3 - 3। अब अगर आप इसको माइनस कर लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ से माइनस तो हो गया, अब माइनस करने के बाद देखो कितना आता है, माइनस करने के बाद A - B की वैल्यू कितनी आई, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 7 गया कितना आएगा, -4 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 4 - 9 गया -5, और इसके बाद 1 में से 1 गया 0, 1 में से 7 गया -6, 3 में से 3 गया 0 आ गया। मतलब आपका A - B की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये बातें तो हमें समझ में आ गई। अगली बात ये क्या कहता है, प्लस माइनस आप समझ पा रहे हैं, बुक के थ्रू आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको प्लस और माइनस कैसे करना है या फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे मान लो एक बड़ी सी मैट्रिक्स दे दिया, जरूरी नहीं वो 1x2 का हो या 3x3 का ही हो, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे सकता है, ठीक है, और उसमें कोई भी एलिमेंट आपको लिखकर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। पहले देखिए इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रोज है, पक्का। कॉलम है महाराज, वो क्या है, कॉलम है, खड़ी पाई से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कॉलम हो जाएंगे। ये इस तरह से गिनो, इस तरह से, मतलब लेफ्ट टू राइट गिनना है आपको हमेशा, जैसे एक्स एक्सिस नहीं बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही एक्सिस पे आपको रो काउंट करना होता है। जैसे 1 2 3 4, इधर से गिनोगे तो रो आएगा, ऊपर से गिनोगे तो कॉलम आएगा। 1 2 3 4, 4 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स आपका बन चुका है। ये मैट्रिक्स मान लो आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ लेता है एकाएक क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि ए, यहाँ माइनस कहीं कर दो, मान लो ऐसे एलिमेंट भी दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ए 3 4 के प्लेस का एलिमेंट बताओ, ए 3 1 के प्लेस का एलिमेंट बताओ, ए 2 2 के प्लेस का एलिमेंट बताओ, ए 2 4 के प्लेस पे बताओ, ए 3 5 के प्लेस पे बताओ, ए 3 के प्लेस का एलिमेंट बताओ। मान लो इतने एलिमेंट आपसे पूछा है और कह रहा है कि आप इन एलिमेंट को सिलेक्ट करके बताइए कि इस एलिमेंट के पोजीशन पर कितना है, ठीक है। तो वहाँ अवयव की संख्या के अकॉर्डिंग आपको ये बताना होता है कौन सा अवयव कहाँ पर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो A3 4 लिखा है, A3 4 कहाँ आएगा, 3 का मतलब तीसरा रो होना चाहिए, पंक्ति तीसरा होगा, कॉलम कौन सा होगा, चौथे नंबर का। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति मिल गई हमें। ये वाली पंक्ति कौन सी है, तीसरी पंक्ति है, ध्यान से देख रहे हो ना, कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। और कौन सा कॉलम होना चाहिए, चौथा, 1 2 3 4। तो तीसरी पंक्ति और चौथा कॉलम के लिए ये देखो ध्यान से, A3 4 के प्लेस पर कितना है, 4 है, A3 4 के प्लेस पर कितना है, 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर 3 1 की बात की जाए तो देखो 3 ये तीसरे रो का ये है और कॉलम पहला होना चाहिए, कह रहा है रो तीसरा हो पर कॉलम कैसा हो, पहला हो, और इसके प्लेस पर जो एलिमेंट है वो कितना है, 5 है। 3 1 के प्लेस पे कितना है, 5 है। अगर मान लो 2 2 के प्लेस पे पूछ रहा है, A 2 2 के प्लेस पे कितना होगा, तो यहाँ 2 2 के लिए देखिए A 2 2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम भी ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 है। जो रहेगा विथ साइन लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइन को छोड़कर भी लिख सकते हैं, नहीं, आप बिना साइन लिखे नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आप साइन के बिना नहीं लिख सकते हैं, साइन आपको लिखना जरूरी है। तो A3 5 के प्लेस पर देखो कितना है, 3, मतलब कॉलम कौन सा होना चाहिए, तीसरा, तीसरा ना, नहीं, रो तीसरा हो और कॉलम कौन सा हो, पांचवा, तीसरा रो पांचवा कॉलम। ये देखो -3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, -3। 2 4 की पूछ ले, अगर मान लो 2 4 पूछ रहा है आपसे, देखो 2 है रो और 4 है कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो कौन सा है, ये है, ये पहला रो, दूसरा रो, चौथा कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इसके प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 6, कितना लिखा हुआ है, 6 है। 3 3 की वैल्यू पूछी रही है अगर, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा ही कॉलम, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप किसी भी प्लेस के एलिमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बात समझ में आएगी तो 100% आप इसको क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताया नहीं गया है, बुक के अकॉर्डिंग देखो कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस हैं,
बुक में ऐसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए देता है। देखो क्वेश्चन जैसे दिया है पहला कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, आपको क्या करनी है, एक 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है या बनानी है, और उस मैट्रिक्स में क्या बनाना है आपको, कह रहा है Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और साथ ही साथ ये मैट्रिक्स आपको कितना कह रखा हुआ है, 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स आपका बनेगा वो 2x2 का बनेगा, मतलब उसमें रो भी 2 होने चाहिए और कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2। और हमें बनाना किसके अकॉर्डिंग है, इसके Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लिखिए Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया गया क्वेश्चन। कह रहा है आपको इस पे किस क्रॉस की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिएगा 2x2 में आपका i भी 2 होना चाहिए और j भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो A11 बन जाएगा। i के प्लेस पर भी 1 रखा है, j के प्लेस पर भी 1 रखा है, क्योंकि हमारा जो पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है वो होता है A11, इसलिए हमने i की वैल्यू भी 1 रखी और j की वैल्यू भी 1 ही रखी, क्योंकि हमें पहले रो और पहले कॉलम का ही पहला एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 मतलब i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पर भी 1, पूरे का होल स्क्वायर बाई का 2। तो 1 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 जा 4 बाई 2, 2 2 जा 4 आ गया, मतलब आ गया 2। अब दूसरे में i इज इक्वल टू 1 रखेंगे और j इज इक्वल टू 2 रखेंगे, क्योंकि A11 A12 2x2 की मैट्रिक्स देख लो कैसे बनती है, हमेशा ऐसा ही तो बनता है। देखो A11 A12 A21 A22, ऐसे ही तो 2x2 की मैट्रिक्स मिलती है। तो मतलब हमने A11 निकाल लिया है, अब हम किसका निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो वही चीजें आपको देखो 1 2 निकालना है, 2 1 2 2 निकालना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वही चीजें हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो A12 क्योंकि i 1 है और j कितना है 2, तो यहाँ रखिए i का मान 1, j का वैल्यू कितना है 2/2 पूरे का स्क्वायर है, 2 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 जा 9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें a इज इक्वल टू 2 लेना है और j इज इक्वल टू कितना लेना है 1, क्योंकि अब हमें A21 निकालना है। A21 इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई का 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई का 2, तो 3 3 जा 9 बाई क्या हो जाएगा 2। और लास्ट स्टेप हमें क्या निकालना है, A22, क्या निकालना है A22, मतलब i इज इक्वल टू भी 2 होना चाहिए, j इज इक्वल टू भी कितना होना चाहिए 2। तो A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई का 2, तो A22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2 4 का स्क्वायर बाई 2, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 16 बाई 2, 2 8 जा कितना होगा 16, तो A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। A22 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें सभी वैल्यूज पता चल गई हैं, देख रहे हो सारी की सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहां पर देखिएगा अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स किसकी बनानी थी, मैट्रिक्स किसकी बनानी थी, हाँ हमें मैट्रिक्स बनानी थी 2x2 की। तो 2x2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा कि आपको मैट्रिक्स कैसे बनानी है, कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 2x2 की मैट्रिक्स, मान लो A इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A11 A12 A21 A22, और ये मैट्रिक्स कितने की है 2x2 की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए, जो वैल्यू आपने निकाला हुआ है वो वैल्यू रख दीजिए। कितनी वैल्यू लिया है 1 1 के प्लेस पे कितना आया है 2, 1 2 के प्लेस पे कितना आया है 9 बाई 2, और 2 1 के प्लेस पर भी कितना आया 9 बाई 2,
और लास्ट वाले में कितना आया है 8 आया। तो यही हमारा 2x2 का मैट्रिक्स रेडी हो चुका है। बात समझ में आई? आपको 3x3 का भी पूछे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस जैसे आपने यहाँ 1 1 1 2 लिया है, 2 1 2 2 लिया है, ऐसे आप A11 A12 A13 A21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जितनी भी वैल्यूज मिलेंगे आप उनके बाय प्लेस पर क्या कर देंगे, रख देंगे और फिर आपका मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, जैसे मान लो Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे है, Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे दिया गया है और फिर वहां पर आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, वो भी कितने की 2x2 की कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वहां पर आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, देखो पहले आप i इज इक्वल टू 1 रखेंगे, j इज इक्वल टू भी कितना रखेंगे 1 रखेंगे। जब i और j की वैल्यू आपने रख दिया है तो यहाँ पर आपका पहला निकलेगा क्या, A11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और ये 1 1 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा निकालिए i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2, क्योंकि 1 1 1 2 2 1 2 2 यही चारों निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 लिखिए, चाहे आप 0.5 लिखिए। ठीक है, डिवाइड करके। तीसरा आपको क्या निकालना, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा A21 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और लास्ट है आपका, अगर आप i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू ले रहे हैं, मतलब दोनों में भी वैल्यू सेम ले रहे हैं, तो A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 और आएगा कितना 1। अब जो मैट्रिक्स आप बना रहे हैं उसके लिए क्या होगा, A11 A12 A21 और A22 और आपका जो मैट्रिक्स मिलने वाला है 2x2 का वो कितना है, 1 1 के प्लेस पे कितना है 1 है, 1 2 की वैल्यू कितना है, चाहे आप 1/2 लिखिए चाहे 0.5 लिखिए, 2 1 की वैल्यू कितनी है 2 है और 2 2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स रेडी हो गया है। ठीक है, अब लास्ट जो है आपका 3x3 का मैट्रिक्स, ये वाला, ये आपको देखो कैसे बनाना है। अब ये वाला हो गया, ये वाला, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेंगे, सेम टू सेम आपको वही करना है। i और j की वैल्यू 1 1 1 2 वैसे ही रखना है क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिएगा मॉड वाला थोड़ा सा अलग है, ये लास्ट है आपका Aij इज इक्वल टू क्या दिया है, Aij इज इक्वल टू दिया है Aij इज इक्वल टू दिया है आपको 1/2 माइनस 3i प्लस j, 1/2 मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3i प्लस j। और आपको ये कितने का कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, 3x4 की बात मैट्रिक्स की किसकी हो रही है, 3x4 की मैट्रिक्स की बात हो रही है। 3x4 का मतलब आप जानते हैं कौन सा मैट्रिक्स की बात हो रही है, A11 A12 A13 A14 और A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, यही मैट्रिक्स आपको बनानी है। ठीक है, अब इसमें जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं बस आपको बाय प्लेसिंग यही कर देना है। Aij निकालेंगे तो i की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 1 निकालना है, मतलब i इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, j इज इक्वल टू भी कितना कर दीजिए 1। अब वैल्यू रख दीजिए, Aij इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2 मॉड ऑफ माइनस 3i प्लस j, यही दे रखा है। अब वैल्यू को पुट करिए, 1/2 मॉड ऑफ 3 इंटू आई के प्लेस पे 1, माइनस का है तो माइनस लगाइए 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 1, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, 3 1 जा माइनस 3
प्लस का 1, और 3 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, 3 में से 1 जाता है तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 जैसे ही मॉड से बाहर निकलेगा माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू बताती है कि वहां पर माइनस का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो माइनस हट जाता है और आएगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और 1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 1। कितनी निकली है, 1। ठीक है, अब ऐसे ही आप सभी के एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू चेंज करनी है, और मॉड का मतलब आपको पता ही चल गया कि अगर वैल्यू ऋणात्मक आ रही या फिर नेगेटिव कह रहे हो तो वो हमेशा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इतना आप करिए।